पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। इंडिया के अंदर लव जिहाद जो वर्ड था वो सबसे पहले केरला के अंदर इन्वेंट हुआ था। लोगों को लगता है कि यूपी के लोगों का बनाया हुआ वर्ड है ये। पीएफआई के एक मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए। आप सोच के देखिए सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा। पीएफआई का काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्ट करना और प्रो आइसिस बनाना, जबकि एक केस नहीं है, एग्जैक्ट डेटा आपको अभी पता चल जाए। कर्नाटका के चुनाव होने से पहले रिलीज कराने की इतनी जल्दी थी कि चीजों को इग्नोर किया। कपिल सिब्बल जो बहुत ही बड़े लॉयर हैं इंडिया के, पीएफआई उनको हायर करता है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा करता है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर मूवीज बनाई गई हैं। जो केरला स्टोरी में लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है उसकी स्टोरी में इसी निमिषा की लाइफ की इंसिडेंट ऐड किए गए और रास्ते भर में आईसिस की वीडियो चलाई गई, उस गाड़ी के अंदर ही चलाई गई। 1 करोड़ रुपए लगा के पीएफआई के जो मेंबर थे उनका केस भी लड़ा आईसिस ने। द केरला स्टोरी आपने देखा होगा, इस मूवी को लेके बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। एक तबका पूरी जान लगा के समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस मूवी में कुछ भी सच्चाई नहीं है, वहीं दूसरा तबका कह रहा है कि इसमें एक एक बात सच है। और आप देख रहे होंगे कि चाहे राइट विंग हो या फिर लेफ्ट विंग हो, चाहे छोटा नेता हो या फिर बड़ा नेता हो, हर कोई बहुत ज्यादा डेस्परेट है ये समझाने के लिए कि ये जो मूवी है केरला स्टोरी, इसकी कहानी या तो सच्ची है या फिर झूठी है। कहीं पे इसको बैन कर दिया गया है, कहीं पे इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जिस नेता को जो सूट किया है उसने वो किया है। तो पहली चीज तो यह है कि सच क्या है। दूसरी चीज ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस मूवी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चीज इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। हर एक चीज जो एनआईए की चार्जशीट में है, कोर्ट की स्पेशल लीव पिटीशन में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो मैंने पढ़े हैं और उसमें से ही मैं बोल रहा हूं। एक भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। और एनआईए की चार्जशीट से लेके कोर्ट के ऑर्डर तक सब मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा उसमें से। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि केरला के अंदर ऐसी क्या पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। और ये जो पीएफआई है, आईएसआई है, इंडिया के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली केरला को ज्यादा क्यों टारगेट करती है। केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर वही चेहरे केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। तो देखिए केरला के अंदर 54.73% हिंदू हैं, 26.56% मुस्लिम्स हैं और 18.38% क्रिश्चियंस हैं। ये डेटा मैंने 2011 के सेंसस से लिया है। केरला के अंदर इतने टाइम से इतने इलेक्शन हुए हैं लेकिन बीजेपी कभी जीत के नहीं आई। वहीं कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टी का केरला में काफी इंफ्लुएंस रहा है। अभी जब 2019 में पूरे देश में बीजेपी की वेव चल रही थी उस टाइम पे भी केरला की 20 सीट्स में से 19 कांग्रेस के अलायंस ने जीत ली थी। तो ऑब्वियसली बीजेपी भी चाहता है कि यहाँ पे ज्यादा सीटें जीते। केरला के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स काफी यूनिटी से रहते आए हैं और क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस और मुस्लिम की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसे IUMLM कहते हैं और हिंदू वोटर्स के सपोर्ट के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती आई है। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। लोग काफी पढ़े लिखे हैं और रिलीजन को लेकर काफी टॉलरेट भी हुआ करते हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मार्क्सिस्ट पार्टी हो, ये जो नंबर है 55% हिंदू, 27% मुस्लिम्स, 18% क्रिश्चियंस, इसके साथ टाइम टू टाइम खेलने का ट्राई करते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है। और अगर हिंदू वोट बैंक भी इन्फ्लुएंस हुआ बीजेपी की तरफ तो जो बीजेपी का सपना है सरकार बनाने का वो भी पूरा हो सकता है। अब आप कहोगे क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस जो अभी तक कांग्रेस के साथ थी वो अलग होकर बीजेपी के साथ क्यों चली गई। तो देखिए सारी चीजें एकदम से नहीं हुई, मल्टीपल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस आए और केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का साथ पकड़ लिया। देखिए पहले जब क्रिश्चियंस केरला के अंदर रबर प्लांटेशन करते थे उनके पास ज्यादा पैसा रहता था, वो लोग ज्यादा रिच रहते थे। लेकिन जब आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो जो रबर के प्राइसेस थे वो गिरे जिससे क्रिश्चियंस जो थे वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स मिडिल ईस्ट से कमा के पैसे केरला के अंदर अपनी फैमिली को दे रहे थे तो उन्होंने केरला में ज्यादा जमीनें खरीदी और धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया। ये सब तो चल ही रहा था लेकिन उसके बाद 2010 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पीएफआई के एक मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए। पीएफआई क्या है और ये पूरा इंसिडेंट क्या था वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो जब हाथ काट दिए गए तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ केरला के अंदर। इसके बाद कन्वर्जन वाले जो मुद्दे थे वो भी उठने लगे क्योंकि कन्वर्जन के केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा आने लगे थे। और इसके बाद जो लोकल चर्च थे वहां से भी स्टेटमेंट आने लगे कि मुस्लिम जो है वो कन्वर्जन करा रहे हैं। और ये सारी बातें तो चली रही थी, बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। 2021 में पुलिस चीफ
टीपी सेन कुमार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मुस्लिम का जो लाइव बर्थ रेशियो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब था कि अगर हिंदू 55% है केरला में, क्रिश्चियन 18% है, तो जो 28% मुस्लिम्स हैं वो आने वाले टाइम में इन सबको पीछे छोड़ देंगे। इस एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ केरला की पीस को, और इसके साथ ही श्रीलंका के अंदर ईस्टर अटैक हुए चर्च के ऊपर। तो इन सारी चीजों की वजह से हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डिफरेंसेस आने लगे थे। और इस टाइम पे जो ये कन्वर्जन वाला मुद्दा तूल पकड़ रहा था केरला में, इसमें एंट्री मारी बीजेपी ने। बीजेपी केरला के अंदर तो पावर में नहीं थी, लेकिन सेंटर में थी, तो बीजेपी ने ईडी, सीबीआई सारी एजेंसी लेके पीछे पड़ गई केरला के उन एनजीओ के जो बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके कन्वर्जन करवा रहे थे। वहीं ऑपोजिशन ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में कम्युनिटी को भड़का रही है, लेकिन इस चीज को क्रिश्चियन और हिंदू के कुछ सेगमेंट ने काफी सपोर्ट भी किया। बेसिकली बीजेपी जो है वो कन्वर्जन के मुद्दे को लेके काफी वोकल रही है। जितना ज्यादा मुद्दा कन्वर्जन का उठता है, लोग बीजेपी को उतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप नोटिस करोगे ऑपोजिशन कन्वर्जन के मुद्दे की एग्जिस्टेंस को नकारता रहता है, और बीजेपी कहती है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा, पूरी पॉलिटिक्स चलती है। केरला स्टोरी जो मूवी है, इसके अंदर भी यही हुआ, शुरू से लेकर आखिरी तक यही चलता रहा कि मूवी सच है या नहीं। लेफ्ट विंग जान लगा के ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो कहानी बताई गई है केरला स्टोरी में, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और राइट विंग ये समझा रहा था कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इसकी वजह से देश तबाह हो जाएगा। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है वो केरला के अंदर चलती रहती है। कर्नाटका इलेक्शंस थे तो ये मूवी और लाइमलाइट में आ गई। तो देखिए यही सारी चीजें जब चल रही थी केरला के अंदर, और जब डिफरेंसेस आने लगे कम्युनिटी के बीच में, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी प्रेशर पड़ने लगा, तो जो केरला कांग्रेस क्रिश्चियन की पार्टी थी उसने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। और करंट सिनेरियो ये है कि केरला की पॉलिटिक्स में रिलीजन, लव जिहाद, आईएसआई कनेक्शन, नारकोटिक जिहाद, कन्वर्जन, घर वापसी, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। इसलिए एक तबका समझाने में लगा कि केरला स्टोरी झूठी है, और वहीं दूसरा तबका समझाने में लगा कि ये स्टोरी सच्ची है, ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। कर्नाटका इलेक्शन आने से एक हफ्ते पहले सारी बातों में बहुत तेजी हो गई थी। अभी इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। जिस दिन केरला स्टोरी का ट्रेलर आया, उसके बाद केरला हाई कोर्ट में मल्टीपल ग्रुप्स ने केरला स्टोरी को बैन करने के लिए पिटीशन डाली, लेकिन जस्टिस एन नागेश एंड सोफी थॉमस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। केरला स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, लेकिन ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से फुटेज यूज हुई और जो 32,000 का नंबर बताया गया, इससे डायरेक्टर की जो इंटेंशन है उस पर डाउट आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि ये नंबर आपने क्यों बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ओमन शैंडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें मेंशन था कि 2800 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, और मैंने 10 साल का हिसाब लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और उस तरीके से मैंने 32,000 का नंबर ट्रेलर में डाल दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी इन्होंने झूठ बोला है। ओमन शैंडी ने जो डेटा दिया था असेंबली के अंदर वो 2006 से 2011 तक का था, तो अगर आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से भी ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जो केरला मूवी है ये इंस्पायर्ड बाय है, बेस्ड ऑन नहीं है। इंस्पायर्ड बाय का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स के साथ नाट्य रूपांतर करके इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो बेस्ड ऑन होती है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है। तो आप इस मूवी को सही और गलत नहीं कर सकते, जहां पे डायरेक्टर फंसेगा वो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाएगा। इसलिए मैं मूवी की बजाय एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो डिस्कस करूंगा आपसे। तो देखिए, केरला के अंदर कन्वर्जन काफी पुराना मुद्दा रहा है, और अलग अलग कम्युनिटी केरला के अंदर इसको लेके एक दूसरे पे ब्लेम भी लगाती रहती है। केरला में ये मुद्दा 20 से 25 साल से चला आ रहा है। जो लोग केरला में रहते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो इस चीज को एग्री करेंगे। ये जो लव जिहाद वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये एक्चुअल में केरला में ही इन्वेंट हुआ था, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, ऐसा नहीं है कि केरला में आईएसआई का कोई लिंक नहीं मिला या कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन अगर इस पे कोई मूवी बना रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा इस तरह से दे कि आईएसआई का जो मुद्दा है, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, वो भटक के हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन नेताओं ने इसमें घुस के नेशनल सिक्योरिटी का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा उसको घुमा के हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। जब भी कोई खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर आईसिस का मुद्दा हो, ये सारी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में चाहती हैं कि ये आपस में लड़ें, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, क्योंकि इससे इनको फायदा होता है। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, ये पीएफआई का मेंबर रहा है, इसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जिस स्टेट में प्रो हिंदू गवर्नमेंट आती है या हिंदू मुस्लिम टेंशन होती है तो हमें वहां पे फायदा होता है, जिससे हमारे लिए लोगों को आईसिस में जोड़ना और आसान हो जाता है। लेकिन केरला के अंदर ये जो आईसिस और कन्वर्जन वाला इशू है, इसमें यह भी कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही तो केस हैं इतनी बड़ी आबादी में। देखिए, एक्चुअल कितने केस हैं वो डेटा हमारी एजेंसीज के पास है और वो पब्लिक है, वो सारा डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको कहना कि ये सिर्फ 3 ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहां पे बात हो रही है एक अडल्ट
पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसिस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसिस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। सिर्फ एक ही तो केस है, ये कहना बहुत ही गलत बात है, जबकि एक केस नहीं है। एग्जैक्ट डेटा आपको अभी पता चल जाएगा। जो भी कह रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, आप एनआईए की चार्जशीट, स्पेशल पिटीशन लीव, कोर्ट के ऑर्डर, केरला के जो सीएम है उनकी रिपोर्ट्स, उनके बयान, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। ये सारी चीजें आप शेयर करिए जो भी ऐसा कह रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसको अगर आप हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करके बातें करोगे ना, तो आपकी बात बहुत हल्की हो जाएगी। तो देखिए, आप डिस्कस करते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। देखिए, केरला स्टेट के